everyone, I am Anukriti Chauhan and I welcome you all on this platform of Samyak with one amazing topic associated with the polity of Rajasthan. So guys, whenever there is this class associated with the political system and the administrative provinces associated with the Rajasthan polity, then you all face very much trouble, like from where to get the content from, what we have to study, what kind of questions will be formed out of it, and from the previous paper analysis. जो आपके पिछले कुछ वर्षों के पेपर हैं RAS वाले, SI वाले, आपके जितने भी पेपर्स हैं उनको देखकर हमने एक एनालिटिकल अप्रोच बताई है कि कुछ पोर्शंस हैं जिनसे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और एक सेट पैटर्न है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं. So we are going to discuss that only in this particular class, guys. As you have already seen, we have discussed a few topics associated with the previous classes. So we are in this class, in this particular class, we are going to have this further discussion of the Chief Minister, right? So चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बेसिक चीजें आप लोगों को पता है कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में क्या क्या रिलेशनशिप है उन दोनों का और वो किस लिए फॉर्म्ड है, ठीक है. उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है ये भी आपको क्लियर है. सो इन दिस क्लास यू विल गेट टू नो देयर बेसिक्स लाइक टेन्योर, their qualifications, what are their eligibility criteria, what are their term, everything. The first thing that comes is the tenure. तो चीफ मिनिस्टर का क्या कोई फिक्स टाइम पीरियड होता है क्या? चीफ मिनिस्टर के रूल करने का क्या कोई फिक्स टाइम पीरियड होता है? बताइए जरा कि हाँ मैम ये एक टाइम पीरियड है, इतने टाइम के लिए जो है चीफ मिनिस्टर रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा. बताइए कोई टेन्योर है उसका? यस. आपकी मैक्सिमम जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव पोजीशंस हैं उनका टेन्योर 5 इयर्स है. मैम ये कौन सा नया वर्ड ऐड कर दिया आपने? टेम्पररी एग्जीक्यूटिव वर्सेस परमानेंट एग्जीक्यूटिव. मैम हमने तो आज तक ये सुना था कि एग्जीक्यूटिव होता है, स्टेट का होता है, यूनियन का होता है. ये परमानेंट और टेम्पररी कौन से एग्जीक्यूटिव आ गए? अब मैं बताती हूँ ना क्या है ये परमानेंट और टेम्पररी एग्जीक्यूटिव. देखते रहो इसी क्लास को और ये डाउट भी आपका कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं और टेम्पररी एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, राइट. और बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगी, साधारण, कि कौन कुछ समय के लिए राजा होता है और कौन हमेशा राजा होता है, राइट. So let's get back to the point. The point states permanent executive and temporary executive. Temporary मतलब कुछ समय के लिए. क्या बात कर रहे हैं हम? कुछ समय के लिए जो एग्जीक्यूटिव्स बनते हैं, कुछ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो एग्जीक्यूटिव्स बनते हैं, जो हमारे हेड बनते हैं, वो होते हैं टेम्पररी एग्जीक्यूटिव. और मैम परमानेंट, जो जब तक रिटायर नहीं होते तब तक एग्जीक्यूटिव ही रहते हैं और उनका प्रमोशन होता रहता है. रिटायरमेंट उनका क्राइटेरिया होता है कि अब वो जॉब नहीं कर सकते. अब मैम ये कौन से होते हैं? भैया ये होते हैं हमारे सारे ऑफिसर्स. परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमेशा के लिए राजा, सदैव राजा कौन होते हैं? भले कोई सी भी पार्टी आए, कोई सी भी पार्टी जाए, अगर मैं IAS ऑफिसर हूं तो मैं IAS ऑफिसर ही रहूंगी. भले ही कोई पार्टी आए, कोई पार्टी जाए, मैं IAS ही रहूंगी. लेकिन यहाँ अलग है. अगर बीजेपी है तो बीजेपी वाला नेता जरूरी नहीं है कि वो ही राजा रहे. अगर आपकी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है और अभी बीजेपी का रूल है तो हो सकता है बीजेपी के मिनिस्टर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में हो या कांग्रेस के मिनिस्टर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में हो. जब जो पार्टी आएगी उसका मंत्री जो है वो राजा होगा. यही तो रूल है, यही तो कहते हैं. कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है? आज सपोज मैं हूं और मेरे 50 दोस्त हैं, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है. हाँ तो भैया आ जाओ, हम एकजुट होकर एक पार्टी बनाते हैं और मैं बना रही हूँ, तुम सब मेरी हेल्प करना. ठीक है भाई, बना तू पार्टी, हम तेरी हेल्प करेंगे. ठीक है, अब इलेक्शन हुए, मैं इलेक्शन जीत गई, मैं बन गई लीडर. भैया मैं मेरे दोस्तों को भी तो मदद करूंगी जिन्होंने मुझे खड़ा किया है, जिनके लोगों ने मुझे वोट दिए हैं, जिन्होंने मेरे पीछे मेहनत करी है, तो उनको खड़ा करना भी तो मेरा काम है. उनको भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना. प्लस डिसेंट्रलाइजेशन, सारी पावर मैं अपने पास नहीं रख सकती, मुझे पावर बांटनी भी पड़ेगी, राइट. तो ये डिसेंट्रलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, राइट.
सो हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से मंत्री कुछ समय के लिए एग्जीक्यूटिव होता है और किस तरह से एक ऑफिसर हमेशा के लिए एग्जीक्यूटिव होता है। जब भी हम किसी भी मंत्री की बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि उसका जो टेन्योर है वो मैक्सिमम 5 साल का ही होता है। मैक्सिमम जगहों पे हमने देखा है 5 साल ही होता है किसी भी टेम्पररी एग्जीक्यूटिव का। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का रिटायरमेंट एज पे वेरी करता है, ठीक है, कहीं 60 है, कहीं 58 है, कहीं 62 है, कहीं 64 है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की अलग अलग रिटायरिंग एज है, उसके हिसाब से आपका होता है। वैसे यूनिवर्सल 60 साल मानी जाती है। इफ यू आर 60 years old then you are supposed to get retired, right? So now when we talk about this thing, so we will see that the permanent executive tenure for working is their retirement age, and the temporary executive tenure for working is 5 years, right? So on average हम 5 साल ही कंसिडर करते हैं। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में 5 साल ही है, किसी किसी में 4 और 3 भी है, लेकिन एवरेज में अगर हम देखें तो 5 ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। चलो, so usually 5 years, but his tenure depends on the support of the majority in the assembly. अच्छा चलो, सपोज एक टाइम पे तो मेरे 50 के 50 दोस्त मेरी मदद कर रहे थे। अब उन 50 के 50 लोगों को 45 को एक नया लीडर मिल गया जो एक नई सोच के साथ आया है, और इन सब 45 को उसकी सोच ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इन 45 ने क्या करा कि भैया हम तो तेरी पार्टी में नहीं रहेंगे, हम तो छोड़ रहे तेरी पार्टी और हम दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। रेजिग्नेशन, आज के न्यूज़पेपर की सबसे बड़ी खबर है कि नहीं? आज़ाद साहब का रेजिग्नेशन हिला दिया ना उसने सबको। हाँ, तो बिल्कुल वही यहाँ पे देख लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंसान का रेजिग्नेशन एक पार्टी को हिला सकता है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिजाइन किया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, तब भी हिली थी पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर, और रिजाइन करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो सारी पावर, वो सारा प्यार जो लोगों का है वो दूसरी पार्टी के पास चला गया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे होती है। अगर वो 45 लोगों ने साथ छोड़ दिया कि भैया हम तो नहीं कर सकते तेरी पार्टी में काम, हम तो दूसरी जगह जाएंगे, तो ये इसके पास में खाली 5 ही लोग रह गए ना, तो इसके पास में असेंबली में मेजोरिटी नहीं है। अब जब इसके पास में असेंबली में मेजोरिटी नहीं है, दूसरा नेता ऑलरेडी खड़ा हो गया, तो इन्हें बोलेंगे कि भैया ऐसा करो, आप चीफ मिनिस्टर साहब अभी के लिए कुछ टाइम विश्राम फरमाओ, हम तब तक दूसरे चीफ मिनिस्टर के क्या करा लेते हैं, इलेक्शन करा लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है फिर? Usually the tenure is considered to be 5 years, but his tenure depends on the support of the majority in the assembly. अगर असेंबली ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया कि भैया हमें तो हमारे चीफ मिनिस्टर पे विश्वास नहीं है, हमारे लीडर पे विश्वास नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर को या तो रिजाइन करना पड़ेगा या फिर पूरी की पूरी मंत्रिमंडल को खत्म करना पड़ेगा। ये वैसे ही क्लॉज होता है, अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन करता है तो ऑटोमेटिकली जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो भी आपकी खत्म हो जाती है। तो चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप टेम्पररी एग्जीक्यूटिव वाली चीजें खत्म, क्लियर होगी। क्वालिफिकेशंस की जब हम बात करते हैं तो एज सच कोई क्वालिफिकेशन एजुकेशन बेसिस पे नहीं है। एजुकेशन बेसिस पर कोई क्वालिफिकेशन आपकी नहीं है, एजुकेशन बेसिस पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या कह रहा है? द चीफ मिनिस्टर इज नेसेसरी दैट ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना चाहिए, या फिर 6 months टू द डेट ऑफ अज्यूमिंग द ऑफिस ही विल बी अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब आज अगर उसने ऑफिस लिया है तो 6 महीने बाद, अगर आज वो ऑफिस लेना चाहता है तो 6 महीने का उसके पास में मेंबरशिप जरूर होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली का, राइट? इज दिस क्लियर? तो ये क्वालिफिकेशंस में, और कोई क्वालिफिकेशन आपके चीफ मिनिस्टर की नहीं है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी वेरी डिटेल्ड टू। इसको समझने के लिए भी थोड़ा बहुत दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, राइट? सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज डन बाय द चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? सबसे पहले तो ये पढ़ो, द चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जब भी ये लाइन आएगी तो इसको एक्सप्लेनेशन आपको गवर्नर के अगेंस्ट में नहीं देना है, चीफ मिनिस्टर के फेवर में देना है। आपको ये नहीं कहना कि गवर्नर के पास में तो वो नॉमिनल हेड होता है, फिर भी कोई पावर नहीं होती है, सारा कंट्रोल चीफ मिनिस्टर करता है ना। नेगेटिव पॉइंट लिखोगे तो आंसर गलत दिशा में जाएगा। सरकार को ये जानना है कि दोनों ही पोजीशंस को रखते हुए रियल और नॉमिनल हेड के बीच में किस तरह से हम आपकी कम्युनिकेशन गैप को खत्म कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी लेकर आ सकते हैं, और उस ट्रांसपेरेंसी से हम हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स ओवर हियर इज एसोसिएटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या आएगा, कोई बता सकता है? That whenever there will be a chief minister,
we will see that it is being associated with the advice of the governor. The constitution of this particular council will only be on the aid and advice of the governor. अगर गवर्नर नहीं चाहेगा तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म नहीं होगा, उसकी एड एंड एडवाइस, चीफ मिनिस्टर का सपोर्ट बहुत ज्यादा नीडेड है. Now we will see the actual work of chief minister, which is to construct the council of minister. आपके चीफ मिनिस्टर का मेजर काम क्या है कि ऐसी टीम खड़ी करना जो उनके रेफरेंस पे, उनके बिहाफ पे भी खड़ी होके लड़ सके. सो द एक्चुअल वर्क ऑफ चीफ मिनिस्टर इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये चीफ मिनिस्टर का अगर हम देखें जो नंबर है वो फिक्स करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर मैंने बोल दिया कि मेरे को तो 8 लोगों का काउंसिल ही चाहिए, या मेरे को 8 लोगों का कैबिनेट ही चाहिए, मेरे को तो 15 लोगों की काउंसिल चाहिए, तो वो लिमिटेशन, वो कंट्रोल भी आपका मेरे हाथ में होगा, राइट. नेक्स्ट, द डिसमिसल ऑफ द मिनिस्टर्स. मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अगर हो तो वो खुद भी डिसमिस कर सकता है, पूरी काउंसिल को डिमोलिश कर सकता है, और अगर वो चाहे तो कुछ मिनिस्टर्स को भी हटा सकता है. अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स रिमेन ऑन देयर पोस्ट टिल द गवर्नर्स विल, बट दे कैन एक्चुअली रिमेन इन द ऑफिस टिल द चीफ मिनिस्टर्स विल. अगर चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को बोल दिया ना कि इसको रेजिग्नेशन दो, इसको हटाओ, तो गवर्नर साहब कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हें हटाना ही पड़ेगा. ही इज कंसिडर्ड टू बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके हेड, चेयरमैन कौन होते हैं? आपके चीफ मिनिस्टर साहब ही होते हैं, राइट. क्लियर है इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. अंडरस्टूड चीज है ना, किसी डिपार्टमेंट का, भले हम टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की बात करें, खादी ग्रामोद्योग की बात करें, तो दोनों को आपस में लिंक करके कैसे प्रमोट करना है. वैक्सीनेशन की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, तो आपस में किस तरह से इनके अंदर कोऑर्डिनेशन बिठाना है कि तीनों चीज़ों का फायदा उठ जाए, है ना. किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो बेटरमेंट की तरफ मूव कर सकती है. तो कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है. लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डायरेक्टली गवर्नर से नहीं इंटरेक्ट करती हैं, इंस्टेड दे इंटरेक्ट विद द चीफ मिनिस्टर. ऑल्सो देयर इज द सेम थिंग विद द चीफ मिनिस्टर टू. गवर्नर क्या करते हैं, आपके चीफ मिनिस्टर से इंटरेक्ट करते हैं, पूरी काउंसिल से नहीं करते कि मैं तेरे को बता रहा हूँ कि तेरे लोगों से तू ये काम करा ले. दिस इज द थिंग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स एंड द गवर्नर. चीफ एडवाइजर टू द गवर्नर, मैंने बोला ही था, द पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर इज क्रिएटेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर ओनली. मेजर इनका प्राइमरी काम गवर्नर को एड एंड एडवाइस करना ही है. लीडर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, अंडरस्टूड सी चीज है, लीडर है तभी आज आपके चीफ मिनिस्टर बने, वरना स्टेट का मुख्यमंत्री बनना कोई आसान चीज नहीं है. डिसइंटीग्रेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. अब डिसइंटीग्रेशन की क्या बात होती है? डिसइंटीग्रेशन मतलब कि कोई भी रोक रुकाव आया, कोई भी किसी ने भी बोला कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ या नो कॉन्फिडेंस ला रहा हूँ, तो ये क्या कर सकते हैं? ही हैज 2 ऑप्शंस. फर्स्ट टू गिव द रेजिग्नेशन, पहला तो कि खुद ही रिजाइन कर दें. दूसरा, ही कैन डिसॉल्व द हाउस बाय कंसल्टिंग द गवर्नर, कि गवर्नर को कंसल्ट करता हूँ और पूरा हाउस ही डिसॉल्व कर देता हूँ, सबकी पावर खत्म कर देता हूँ, तो रेजिग्नेशन का टंटा ही खत्म. अपॉइंटमेंट्स, जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं आपके स्टेट के अंदर, वो सब आपके चीफ मिनिस्टर के रेफरेंसेस से ही होते हैं. ही एड्स एंड एडवाइस द गवर्नर इन दिस पर्टिकुलर रेफरेंस. चीफ मिनिस्टर की पोजीशन क्या है भैया? जैसे सेंट्रल के अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, है ना. मतलब बहुत सारे प्रोविजंस हैं उनके पास में जिनको वो इम्प्लीमेंट करके बहुत पावरफुल इंसान बन सकते हैं, और बन भी रहे हैं. इसमें भी कोई शक नहीं है कि बन भी रहे हैं. पावर जो है उनके लिए भी काफ़ी असर कर रही है, काफ़ी एक्शंस, काफ़ी डिसीजंस वो ऐसे ले रहे हैं जो पावर के हैं, और मतलब जिनको चेंज करने के लिए बहुत पावर चाहिए. जिसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ट्रिपल तलाक. इसको अगर ख़त्म करना है और रिपेल करना है तो बहुत बड़ा इसमें डिसीजन लगा था, बहुत बड़ी पावर इसमें लगी थी. तो कुछ नेगेटिव्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं. आपको तो थोड़ा जो है डाइसी सा होके, मतलब कि डिप्लोमेटिक होके अपने आंसर को लिखना है, राइट. The chief minister has the same position in the state which is of the prime minister in the union. Entire governance of the state is run in the name of the governor, but in reality the powers of the governor are used by the chief minister. काम सारा गवर्नर के नाम पे होता है, यूज पूरा इसको चीफ मिनिस्टर करता है. He is the leader of the majority party in the assembly, and until the chief minister has a majority in the assembly, he is the real ruler. जब तक उसके 100 लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं, तब तक उससे बड़ा राजा कोई नहीं है. Next, when we talk about the topics associated different topics, then it is the CMO. जैसे पीएमओ होता है ना, अगर आप पीआईबी वगैरह खोलते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप ऑल रिलीजेस, प्रेस रिलीजेस, आपके प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस रिलीजेस स्पेसिफिकली उनकी बात करते हो. तो वैसे ही चीफ मिनिस्टर जो अपनी रिलीज देगा उसका नाम क्या देगा? सीएमओ. सो चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड हिम सेक्रेटेरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
कि किसी भी चीफ मिनिस्टर को अगर कोई भी तरह की असिस्टेंस मिल रही हो तो वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस के थ्रू मिले। ऑर्गेनाइजेशन क्या है चीफ मिनिस्टर की, तो 1951 में स्टैब्लिश की गई थी and there is a senior IAS officer who is sometimes referred to with the name of chief secretary। तो ये सीनियर ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें चीफ सेक्रेटरी, जैसे हम देखते हैं सेंट्रल के ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में, तो वैसे चीफ सेक्रेटरी आपके स्टेट का सबसे बड़ा आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। वर्क क्या होता है इनका, बेसिकली आपके चीफ मिनिस्टर को असिस्टेंस देना, उनके जो टास्क हैं उन्हें किस तरह से हम ईजी कर सकते हैं, कुछ पॉलिसी डिसीजंस किस तरह से ले सकते हैं, डिपार्टमेंट डिसीजंस कौन कौन से ले सकते हैं, ये सब बातें। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी लिस्ट आपके सामने मेंशन्ड है विद द एरिया दे आर वर्किंग टू। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर वाज हीरालाल शास्त्री, CS Venkatachari came next, then Jayanarayan Vyas, and for a short period of time Tikaram Paliwal was also there, then again Jayanarayan Vyas, Mohanlal Sukhadiya, Mohanlal Sukhadiya, Mohanlal Sukhadiya, Mohanlal Sukhadiya, Barkatullah Khan, next we have the हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण, इनके ऊपर क्वेश्चन आ गया है, हरिदेव जोशी के ऊपर आ गया है, बरकतुल्ला खान के ऊपर आ गया है, ठीक है। हीरालाल देवपुरा, हरिदेव जोशी के ऊपर आ चुका है क्वेश्चन, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, वसुंधरा अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे अभी अशोक गहलोत चल रहे हैं 2018 से। सो दिस वाज सम ऑफ द प्रीवियस चीफ मिनिस्टर्स ऑफ राजस्थान, बट दैट्स नॉट इट, वी हैव अ स्पेसिफिक फैक्ट्स थिंग विद दीज चीफ मिनिस्टर्स लेवल, जो एग्जाम में पूछी जाती है वो अब आएगा पोर्शन। So the oath is being taken in by the governor, he administers the oath, and then the secretary, and if we talk about all the maintenance of the office, pride, prestige and secrecy is in the hands of the chief minister and the governor with reference to the chief minister's office. Now these questions are very very important and they are asked in the examination. राजस्थान के पहले नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर थे हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के पहले इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे टीकाराम पालीवाल, राजस्थान के वो चीफ मिनिस्टर जो नॉमिनेटेड भी थे और इलेक्टेड भी थे जयनारायण व्यास, राजस्थान का सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड किसने चीफ मिनिस्टर पोजीशन पे रूल किया है, तो भैया अंडरस्टूड है मोहनलाल सुखाड़िया, ही इज ऑल्सो नोन एज द मेकर ऑफ द मॉडर्न राजस्थान, राइट, 4 टाइम इन्होंने रूल किया। टोटल नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर्स इन राजस्थान 3 नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर्स हैं, CS वेंकटाचारी, हीरालाल शास्त्री और जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी है। फर्स्ट एंड द ओनली माइनॉरिटी चीफ मिनिस्टर इन राजस्थान, माइनॉरिटी से सिर्फ बरकतुल्ला खान थे। शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए किसने रूल किया, हीरालाल देवपुरा ने। हु वाज एन IAS ऑफिसर चीफ मिनिस्टर, इट वाज CS वेंकटाचारी, जैसे अभी हम केजरीवाल जी का रेफरेंस ले सकते हैं इन दी सेंटर। राजस्थान फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, शी नन अदर देन दी भैरव सिंह शेखावत जी, जनता पार्टी से थे ये 1977 के अंदर। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे, चीफ मिनिस्टर टुक ओथ ऑफ द ऑफिस 3 टाइम्स इन राजस्थान। 3 बार कौन कौन से बन चुके हैं, तो मोहनलाल सुखाड़िया बन चुके हैं, भैरव सिंह शेखावत जी बन चुके हैं, हरिदेव जोशी जी बन चुके हैं और अभी तक अशोक गहलोत बन चुके हैं। वसुंधरा राजे 2 बार आई हैं, गहलोत 3 बार आ चुके हैं। तो ये कुछ वो फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया द ओनली माइनॉरिटी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान टिल येट, देन इट्स नन अदर देन दी बरकतुल्ला खान। जगन्नाथ पहाड़िया के रेफरेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया आप बता दो SC/ST से एसोसिएटेड आपके चीफ मिनिस्टर न्यूज में रहते हैं, उनके बारे में पूछ लेगा। आपसे पूछ लेगा कि 3 टाइम कौन कौन से मिनिस्टर्स रह चुके हैं, आपको लेगा कि भैया हाँ इसमें तो ट्रेंड है कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी राजस्थान में, तो हम 3 बार वसुंधरा राजे भी रही है, तो वो गलत हो जाएगा। तो यू नीड टू यूज योर ब्रेन्स एंड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर गाइज। This was the session associated with the basics of the Chief Minister. You can watch the previous sessions too, in which we have introduced you with the Chief Minister and their basic facts. So thank you so much guys for joining in. Have a great day, have a great week, a great life, and see you very soon. Keep liking, keep sharing this video with your friends. Also, please do join the live sessions. Also, there will be very important classes in the end of this August and the starting of the September. So please do join those sessions to live on Samyak Civil Services in English and Samyak Civil Services YouTube channel. Thank you so much guys. Bye bye. Take care. Have a nice day.